वेलकम गाइस। डियर स्टूडेंट, हम अभी पढ़ेंगे फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3, क्लास 11th एनसीईआरटी बेस पे। तो हम अभी पढ़ रहे हैं फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है मोशन इन वन डायमेंशन। ठीक है, तो आज हम इस फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट जो टॉपिक लिखा है इम्पॉर्टेंट टर्म्स में देखेंगे, इसमें मैकेनिक्स लिखा है। मैकेनिक्स क्या होता है, सबसे पहले तो इसके बारे में बात करेंगे। मैकेनिक्स क्या होता है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ये फिजिक्स का ब्रांच है विच डील विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ फिजिकल बॉडी, जो कि डील करता है स्टडी ऑफ मोशन पे, है ना, जो कि डील करता है किस पे? स्टडी ऑफ मोशन पे। अब तो अभी अगर कोई आपको बोले कि मैकेनिक्स क्या होता है, तो मैकेनिक्स क्या होगा? सबसे पहले तो ये बोलेंगे कि मैकेनिक्स जो है वो फिज़िक्स का ही एक ब्रांच है, और ये डील करता है किसका? स्टडी, जो मोशन के बारे में जो स्टडी करेंगे उसमें ये डील करता है। ठीक है, तो ये हमको पता चलेगा। आगे हम पढ़ते हैं। मैकेनिक्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग ब्रांचेस। अभी देखो मैकेनिक्स को जो है, देखो ओवरऑल कहा गया है मैकेनिक्स, है ना, लेकिन एक्चुअल में कह क्या रहा है? एक्चुअल में कह ये रहा है कि जो मोशन है ना, मोशन की जो स्टडी होगी, जो मोशन के ऊपर जो स्टडी होगी, क्योंकि मोशन कौन करता है? मोशन कोई भी फिजिकल बॉडी ही करेगा। तो फिजिकल बॉडी के मोशन को स्टडी करना, है ना, वही कहलाता है क्या? मैकेनिक्स, है ना। तो अभी देखेंगे उसी में डील करना कहलाता है मैकेनिक्स। तो अभी देखें, इसमें फर्स्ट नंबर है स्टैटिक। तो स्टैटिक क्या होता है ये देखेंगे। तो इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ फिजिकल बॉडीज। मतलब ये क्या है? ये मैकेनिक्स का ब्रांच है। अभी ध्यान से सुनना कि मैकेनिक्स किसका ब्रांच था? तो मैकेनिक्स था ब्रांच फिजिक्स का, करेक्ट। और अभी हम पढ़ रहे हैं स्टैटिक। तो स्टैटिक किसका ब्रांच है? तो ये है ब्रांच मैकेनिक का, है ना। क्लियर हो रहा है? आगे देखेंगे तो ये जो ब्रांच है वो मैकेनिक का है। तो आपको क्या समझ में आ रहा है यहाँ से देखेंगे? ये देखो, ये स्टैटिक्स जो है वो किसका ब्रांच है? तो वो मैकेनिक्स का ब्रांच है। क्लियर है? विच डील विद द स्टडी ऑफ फिजिकल बॉडी एट रेस्ट। मतलब ये, अब देखो, जब आपका मैकेनिक्स है यही डील कर रहा है किससे? मोशन से। यही आपका मोशन से डील कर रहा है। तो स्टैटिक क्या करेगा? ये भी तो फिजिकल बॉडी से ही डील करेगा, है ना। ये भी तो फिजिकल बॉडी से ही डील करेगा। ये तो मोशन पे डील कर रहा है, किसका? फिजिकल बॉडी पे। तो आखिर फिजिकल बॉडी के मोशन पे ही डील कर रहा था, तो ये भी फिजिकल बॉडी से ही डील करेगा। लेकिन कंडीशन क्या रहेगा? कंडीशन रहेगा रेस्ट। मतलब अभी मोशन पे नहीं है। तो अगर रेस्ट कंडीशन पे अगर फिजिकल बॉडी की स्टडी की जाए तो उसे क्या कहेंगे? स्टैटिक। फिर से कहूँगा कि रेस्ट कंडीशन में किसी भी फिजिकल बॉडी की स्टडी की जाए तो कहा जाएगा स्टैटिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है काइनेमेटिक। तो काइनेमेटिक क्या होता है तो इसके बारे में देखते हैं। इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, ये मैकेनिक्स का ब्रांच है विच डील विथ स्टडी ऑफ मोशन, जो कि किससे डील करता है? स्टडी ऑफ मोशन से। अभी याद रखना, काइनेमेटिक भी जो है वो भी क्या है? मैकेनिक्स का ही ब्रांच है ना। और ये किससे डील करता है? तो ये डील करता है मोशन से, है ना। ये डील करेगा मोशन से विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द फैक्टर विच काउज मोशन। मतलब ये क्या कर रहा है? फिजिकल बॉडी से ये मोशन तो ये डील करेगा ही, फिजिकल बॉडी से ये डील ज़रूर कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ क्या बोल रहा है? विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द फैक्टर। मतलब फैक्टर ये सब पे डील नहीं करेगा ये। ठीक है, जो मोशन हो रहा है, जो बॉडी, कोई एक बॉडी है फिजिकल बॉडी, कोई वैन है, ये कोई वैन है, फिजिकल बॉडी है, ये अगर मोशन कर रहा है ना, ये अगर मोशन कर रहा है तो आपको इसके जो फैक्टर होंगे जो इसके मोशन पे क्या करेंगे? इसके मोशन पे इफ़ेक्ट डालेंगे, वो फैक्टर पे ये डिपेंड नहीं करेगा, उस फैक्टर का ये स्टडी नहीं करे। विदाउट स्टडी मतलब विदाउट फैक्टर, मतलब बिना फैक्टर के। फैक्टर मीन्स उसके मोशन में कौन कौन जो है वो इस पे इफेक्ट डाल रहा है, वो फैक्टर होंगे। तो उन फैक्टर के बारे में हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। अगर फैक्टर के बारे में हम अगर नहीं पढ़े, फैक्टर को
स्केप करके हमने पढ़ा है मोशन के बारे में, तो हम कहेंगे उसको क्या, काइनेमेटिक्स। ठीक है, हम फिर से एक बार बोलूँगा, काइनेमेटिक मीन्स क्या, काइनेमेटिक मीन्स होगा कि हम मोशन के बारे में स्टडी तो ज़रूर करेंगे, लेकिन जो उसके फैक्टर्स होंगे बहुत सारे, है ना, जो इफेक्ट डालेंगे उसके मोशन में, उस फैक्टर को स्टडी नहीं करेंगे। करेक्ट, फैक्टर को स्टडी नहीं करेंगे हम, सिर्फ और सिर्फ मोशन पे कंसंट्रेशन रहेगा हमारा। करेक्ट, आगे चले। इसके बाद आता है, इसके बाद आगे आता है डायनेमिक। तो डायनेमिक को देखेंगे, डायनेमिक क्या है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, ये एक मैकेनिक्स का ब्रांच है, अब ये भी मैकेनिक्स का ही ब्रांच है ना, विच डील विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ फिजिकल बॉडी टेकिंग इनटू अकाउंट द फैक्टर विच कॉज मोशन। अब देखो ये सारे फैक्टर ले रहा है, इसके जस्ट अपोजिट है, काइनेमेटिक के जस्ट अपोजिट है ये। डायनेमिक क्या है, काइनेमेटिक क्या करता था कि वो फैक्टर को नहीं लेता था। हालांकि दोनों स्टडी करेंगे, काइनेमेटिक और डायनेमिक ये दोनों स्टडी करेंगे किसका, मोशन का, ये मोशन का ही स्टडी करेंगे। बट इन लोग में डिफरेंस ये रहेगा कि काइनेमेटिक जो रहेगा वो फैक्टर को, काइनेमेटिक जो रहेगा वो फैक्टर को नहीं लेगा, ठीक है, लेकिन डायनेमिक जो रहेगा वो फैक्टर को भी लेगा। तो बस इतना सा फ़र्क है, आई होप आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। इसके बाद अभी मेन टॉपिक पे आ रहे हैं हम, रेस्ट एंड मोशन। तो रेस्ट किसे कहेंगे एंड मोशन किसे कहेंगे, अभी उसके बारे में बात करते हैं। तो रेस्ट क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी अ रेस्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन पे है, इफ इट डज नॉट चेंज, और ये चेंज नहीं हो रहा है, अपना कंडीशन चेंज नहीं कर रहा है, ये अपना कंडीशन चेंज नहीं कर रहा है ना, और अपना पोजीशन भी चेंज नहीं कर रहा है, ना कंडीशन चेंज कर रहा है और ना ही पोजीशन चेंज कर रहा है, विथ रिस्पेक्ट ऑफ आवर सराउंडिंग, मतलब चारों तरफ के जो और थिंग्स है, और सराउंडिंग में जो और छोटे बड़े थिंग्स होते हैं, जैसे यहाँ पे कुछ पेड़ पौधे या कुछ सड़क, कुछ भी हो, कुछ भी हो सकता है ना थिंग्स में, तो उन सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में क्या कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट कंडीशन पे है, और ये रेस्ट कंडीशन पे ही है, ना ही ये अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, ना ही अपना शेप, कुछ भी नहीं चेंज कर रहा है, और ये रेस्ट पे ही बना हुआ है, तो इसे कहेंगे क्या, रेस्ट कंडीशन पे। रेस्ट कंडीशन पे, अभी बताओ रेस्ट कंडीशन पे है ये, लेकिन हम कैसे कहेंगे कि ये रेस्ट कंडीशन पे है, किसके बिहाफ में कहेंगे, तो हम बिहाफ में कहेंगे भाई इन सराउंडिंग के, ये जो चारों तरफ जो लोग हैं उनके बिहाफ में कहेंगे कि ये क्या है, रेस्ट कंडीशन पे। मतलब यही वो कहा जाए कि यही वो गवाह हैं जो ये बता रहे हैं कि ये जो यहाँ पे जो भी चीज़ पड़ा हुआ है, जो भी यहाँ पे सामान पड़ा हुआ है, वो रेस्ट कंडीशन पे है। करेक्ट, आगे चले। देखो एग्जांपल है, द वाइट बोर्ड इन द क्लासरूम इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू क्लासरूम। एक क्लासरूम है, इस क्लासरूम में एक वाइट बोर्ड है ना, और ये क्लासरूम है आपका। तो इस क्लासरूम में ये वाइट बोर्ड जो है वो आपका रेस्ट कंडीशन पे होगा, ये वाइट बोर्ड जो होगा वो रेस्ट कंडीशन पे होगा, ठीक है। और क्या बोल रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, तो इस पूरे क्लास के रिस्पेक्ट में, इस पूरे क्लास के रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में ये जो बोर्ड होगा वो क्या होगा, रेस्ट कंडीशन पे, क्योंकि वो तो अपना पोजीशन चेंज ही नहीं कर रहा है, बोर्ड तो एज इट इज़ अपनी जगह में टंगा हुआ है। करेक्ट, तो समझ में आया। आगे देखें, मोशन, an object is said to be a motion if it change its position with respect to the surrounding। मतलब क्या कह रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट है ना, इज सेड टू बी अ मोशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट कोई मोशन मतलब आगे बढ़ रहा है, मोशन वाले इस कंडीशन में है, आगे जा रहा है ना, मोशन हो रहा है किसी ऑब्जेक्ट में, इफ़ इट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू और सराउंडिंग, ये क्या कर रहा है, अपना पोजीशन चेंज कर रहा है किसके रिस्पेक्ट में, तो जो सराउंडिंग है, जो चारों तरफ के और जो थिंग्स है, चारों तरफ के और जो चीज़ें हैं, है ना, जैसे मैंने पहले भी बताया था, पेड़ पौधे और जो भी चीज़ें हैं जो चारों तरफ,
उनके उनके सराउंड में, मतलब उनके सामने अगर कोई भी थिंग्स अगर अपना पोजीशन चेंज करके आगे आ गया, मतलब क्या है, वो अपना पोजीशन उसने चेंज कर दिया, मीन्स क्या आ गया, वो किस किस कंडीशन में आ गया, तो वो आ गया मोशन में। अभी आ गया किस कंडीशन में, मोशन में। करेक्ट, ये आ गया मोशन में। अभी देखें, इसमें एग्जांपल दिया है, एग्जांपल देखते हैं। व्हेन वी वॉक, रन ऑन, राइड अ बाइक, वी आर इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। देखो, जब हम किसी भी वैन में, कोई भी एक वैन है, सपोज करो कि कोई एक वैन है ना, कोई एक वैन है। अब इस वैन में अपन क्या, इस पे अपन मतलब चल रहे हैं इस वैन पे। तो अगर अगर इस वैन पे हम आगे बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पे हो, इस वैन में आप यहाँ पे हो, तो आपको क्या समझ में आएगा, यहाँ पे आपको ये समझ में आएगा कि हम किस हम क्या में रहेंगे, तो हम रहेंगे मोशन में, क्योंकि हमारा जो वैन है वो मोशन में है। किसके किसके बिहाफ में, तो आसपास के जो रोड है, यहाँ पे कोई पेड़ पौधे है ना, और यहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल है, यहाँ बहुत सारी कुछ है, यहाँ पे रोड है। तो इन सभी के बिहाफ में, इस रोड के या ग्राउंड के बिहाफ में हम क्या हैं, मोशन कंडीशन पे, क्योंकि हमारा जो कार है वो आगे चल रहा है। तो हम किस कंडीशन में आ गए, मोशन कंडीशन में। करेक्ट है, समझ में आ रहा है किसके बिहाफ में, तो ये सड़क या फिर ये बेस या फिर ये ग्राउंड के बिहाफ में हम क्या हैं, मोशन कंडीशन में। ठीक है, आगे देखेंगे। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा आप लोग को। अभी आगे देखेंगे, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। अब देखो, रेस्ट और मोशन दोनों एक दूसरे से रिलेटिव हैं। कैसे रिलेटिव होंगे, तो देखेंगे, रेस्ट एंड मोशन डिपेंड अपॉन द ऑब्जर्वर। देखो, रेस्ट और मोशन दोनों चीज़ें, जैसे अगर मैं ये कहूँ कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, सपोज करो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ पे कोई दूसरा इंसान भी खड़ा हुआ है, यहाँ पे कोई दूसरा इंसान भी खड़ा हुआ है, तो मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा ये कि ये क्या है, रेस्ट कंडीशन पे है। मैं कहूँगा क्या, कि ये रेस्ट कंडीशन पे है। लेकिन यहाँ पे मैं ये बोल तो दिया कि रेस्ट कंडीशन पे है, लेकिन ये यहाँ पे खड़ा है था चुपचाप, तो मैं इसको कह दिया ये रेस्ट कंडीशन में है। लेकिन आखिर मैंने ये कहा है, मैंने ये ऑब्जर्व किया है, तो ऑब्जर्वर कौन हुआ, मैं, ऑब्जर्वर। तो हम किसी का भी पोजीशन तभी बता पाएंगे जब तक कोई ना कोई उसको ऑब्जर्व करे, है ना। चाहे वो रेस्ट पे हो या मोशन पे हो, दोनों डिपेंड करेगा कि वो वहाँ पे ऑब्जर्वर होने चाहिए। जैसे कि ये मैंने एक एग्जांपल दिया। दूसरा, अगर मैं बोलूँ कि कोई अगर सपोज करो कि कोई अगर कार है ना, कोई कार अगर मान के चलो आप, ये अगर रन कर रहा है, तो अगर मैं ये देख रहा हूँ, तो यहाँ पे भी ऑब्जर्वर मैं ही हूँ, यहाँ पे भी ऑब्जर्वर, क्योंकि मैंने ही देखा इसको कि कार भी क्या हो रही है, रन हो रही है, मतलब अपने जगह से मोशन कर रहा है। तो आखिर ऑब्जर्वर यहाँ पे भी मैं ही हुआ। सपोज करो कि कार भी क्या हो रही है, मूव हो रही है, कार मूव हो रही है और ये लड़का खड़ा है। तो कहने का मतलब, मैंने दोनों चीज़ें ऑब्जर्व की कि कार का मूवमेंट, मतलब मूव हो रहा है, कार मीन्स कार क्या है, मोशन में कंडीशन में, और ये जो लड़का है, ये जो बॉय है, वो क्या है, ये रेस्ट कंडीशन पे है। और ये इन दोनों को ऑब्जर्व कौन कर रहा है, तो इन दोनों को ऑब्जर्व कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ये है पूरा सिनेरियो। आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम इसका इंग्लिश में कुछ 2-4 लाइन पढ़ेंगे और फिर आगे चले जाएंगे, क्योंकि यह है ही यही चीज़ है। आखिर जो मैंने समझाया है सिर्फ यही है। देखें आगे, रेस्ट एंड मोशन डिपेंड ऑन ऑब्जर्वर। करेक्ट, the object is one situation may be at rest whereas the same object in another situation may be motion। अब कहने का मतलब यहाँ पे ये भी कहा गया है कि मान के चलो अपन के कोई कार में है ना, अपन कोई कार में, कार अच्छा नहीं बना, मान के चलो अपन कोई कार में है,
पुराने ज़माने का कोई कार है ना। मान लो कि हम किसी कार में बैठे हुए हैं, जो भी है ना, कार्टून वाला कार। तो मान लो कि हम किसी कार में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि अगर हम इसके अंदर बैठे हुए हैं तो हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे यहाँ पे, हम देखेंगे कि ये कार जो है वो रेस्ट कंडीशन में दिखेगा। कार जो हमको क्या रेस्ट कंडीशन में दिखेगा, कार हमें क्या दिख रहा है, रेस्ट कंडीशन पे दिख रहा है। और ये बाकी का जो ग्राउंड है यानी जो ज़मीन है वो हमको किस कंडीशन में दिखेगा, तो वो मोशन कंडीशन में दिखेगा। ये हम अपनी बात कर रहे हैं, ये मोशन कंडीशन में दिखेगा। ठीक है। अब इसी के मतलब अगर बिहाफ में मैं ये बोलूँ कि कोई यहाँ पे कोई एक दूसरा इंसान खड़ा हुआ है, कोई एक दूसरा बच्चा खड़ा हुआ है ना, कोई एक दूसरा बच्चा खड़ा हुआ है सपोज़ करो, और ये बच्चा ये देख रहा है, ये बच्चा ये देख रहा है कि ये जो सरफेस है, ये जो ग्राउंड है ना, मैं क्या कह रहा हूँ ध्यान से देखना, ये जो ग्राउंड है ये क्या है, रेस्ट कंडीशन में। ये जो देख रहा है वो यहाँ लिख रहा हूँ, ये जो ग्राउंड है वो रेस्ट कंडीशन पे है। और ये जो इसने जो देखा कि ये जो कार है वो कौन से कंडीशन में, मोशन कंडीशन में। कार जो है वो मोशन कंडीशन, क्योंकि वो नीचे है तो उसको कार कैसे दिख रहा है, मोशन कंडीशन में। तो देख रहे हो क्या हो रहा है, दोनों तरफ, दोनों तरफ अगर आप ध्यान दोगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि अंदर जो बच्चा बैठा हुआ है, अंदर जो बच्चा बैठा हुआ है उसको क्या दिख रहा है, उसको दिख रहा है कि इसका कार जो है वो रेस्ट में है, कार जो है रेस्ट में। लेकिन जो बाहर बच्चा देख रहा है उसको क्या लग रहा है कि ये कार क्या में है, मोशन में। मतलब अंदर बच्चा बैठा है उसको लग रहा है कि कार जो है वो रेस्ट पे है, लेकिन बाहर से अगर कोई देख रहा है तो उसे लग रहा है कि कार जो है वो मोशन में। तो ये कहने का मतलब ये हो गया कि ये ऑब्जर्वर पे डिपेंड करेगा कि ऑब्जर्वर क्या ऑब्जर्व कर रहा है, वो कहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है ना। तो ये ज़रूर हो सकता है कि किसी के लिए कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन पे हो सकती है, उस वहीं दूसरा जो ऑब्जर्वर है उसके लिए वो मोशन कंडीशन पे हो सकता है। क्लियर है, समझ में आ रहा है, बस यही बात थी और कुछ नहीं। तो आई होप समझ में आ गया होगा। आगे देखेंगे। द ड्राइवर ऑफ अ मूविंग कार, ये सेम एग्जांपल है ना, बस ये पढ़ लूँगा मैं 2-3 लाइन, है ना, आगे चलेंगे क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है फिर। चलो, द ड्राइवर ऑफ अ मूविंग कार इन द मोशन विथ रिस्पेक्ट टू एन observer standing on the ground, whereas the same driver is a seat rest and respect to the man observer in the पैसेंजर सीट। देखो मैंने सारा कुछ बता दिया, सेम चीज़ें जो मैंने अभी बताया एज इट इज़। ठीक है, आगे देखेंगे। वाइल स्टडिंग दिस चैप्टर, हम इस चैप्टर में क्या क्या देखते हैं। वी विल ट्रीट द ऑब्जेक्ट एज अ पॉइंट मास। अब देखो ऑब्जेक्ट है तो उसका पॉइंट मास होगा, कुछ कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो उसका मास तो होगा ही, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा भाई उसका मास तो डेफिनेटली होगा। ठीक है, अभी देखेंगे। एन ऑब्जेक्ट कैन बी कंसिडर्ड एज अ पॉइंट मास, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको हम क्या कंसिडर कर सकते हैं, अगर कुछ नहीं दिया है तो पॉइंट मास। कोई भी कुछ भी मास तो लेना ही पड़ेगा, तो कुछ भी नहीं है तो पॉइंट मास, है ना, सबसे छोटा, तो हम सबसे छोटा लेके चलेंगे पॉइंट मास। इफ ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मोशन इट कवर डिस्टेंस विच ग्रेटर दैट इट्स ओन साइज। अभी देखो मान लो कि ये हमारा, सपोज करो कि ये हमारा क्या है, कार है। कार का फ्रंट बना रहा था मैं। चलो जो भी है, ये बन नहीं रहा मुझसे, आपको ये दिखा देता हूँ। चलो सपोज करो कि एक कार बना लेते हैं, एक जनरली जो हम कार्टून वाला कार अभी तक बनाते आए हैं वही कार एक बना लेते हैं। तो ये हमारा कार है, समझ लो, है ना।
अभी क्या बोल रहा है कि इसमें लिखा है एन ऑब्जेक्ट, देखो समझ लो कि ये कार है तो इसका भी कुछ मास होगा। ध्यान देना, पॉइंट मास की बात को मैं क्लियर कर रहा हूँ। इसका कुछ मास होगा, कुछ एरिया कवर किया इसने, वो इसका मास होगा, है ना। तो कहने का मतलब कि अगर ये ऑब्जेक्ट कभी भी मोशन में आता है, ये कभी भी मोशन में आता है, तो ये तो पक्का श्योर है कि वो अपने मास से, जो उसका मास है, जितने एरिया उसने कवर किया है, उससे थोड़ा तो ग्रेटर देन होगा। अपने मास से थोड़ा तो ग्रेटर देन होगा जितना भी डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा, है ना। तो जो भी डिस्टेंस है उसने ट्रेवल करा, डिस्टेंस, जितना भी डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है, तो वो क्या होगा, उसके मास से, उसके मास से क्या होगा, मास से तो ग्रेटर देन होगा ही होगा, है ना। उसके मास से क्या होगा, ग्रेटर देन होगा। कैसे कह रहा हूँ मैं, आप ये देखो, किसी भी अगर कोई भी हमारा कह कह दो, कोई भी अगर कार है हमारे पास, तो ये कार में अगर ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, थोड़ा भी डिस्टेंस, तो ये अपना जो इसका सरफेस एरिया, जो इसका मास है, उससे तो ज़्यादा ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। थोड़ा भी डिस्टेंस करेगा तो मास से ही तो ज़्यादा ही रहेगा। तो क्या होगा, जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल होगा, जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल होगा, है ना, जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल होगा, वो हमेशा मास से ज़्यादा रहेगा, इज ग्रेटर देन मास, है ना। याद करो, कोई भी, तो इसके जगह हम ये ले लेते हैं पॉइंट मास। ये क्या हो गया, पॉइंट मास। मान लो इतना छोटा सा है हमारा ऑब्जेक्ट, इसका क्या है, पॉइंट मास, पॉइंट मास, है ना। इसका इसका पॉइंट मास है। तो अब पॉइंट मास जब ये है, तो अगर इसको थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा दूं, तब ये क्या होगा, अपने मास से थोड़ा सा अगर आगे गया, मीन्स अब इसका क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट आगे हो गया, मतलब थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रेवल कर दिया इसने, तो मतलब ये मास से क्या हो गया, मास से ये ग्रेटर देन हो गया इसका डिस्टेंस, थोड़ा सा आगे चला गया। तो ठीक है, क्लियर है। एक बार फिर से देखना वीडियो, समझ में आ जाएगा, मैंने समझा दिया है। आगे देखें, वी शैल confine ourselves to the study of a rectilinear motion। अब देखो, confine ourselves to the study of rectilinear motion तो समझ में आता ही होगा, रेक्टेंगल वाले शेप में मोशन होगा इसका, तो उसमें भी एज इट इज़ होगा, मीन्स उसमें भी आपका जो मास रहेगा, पॉइंट मास, उससे ज़्यादा वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। आगे देखेंगे, रेक्टलिनियर मोशन इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। अब देखो रेक्टलिनियर क्या होगा, ये कहीं भी जाओ, मतलब लाइन के थ्रू ही तो जा रहे हो, लाइन से ही तो बन रहा है। तो रेक्टलिनियर मोशन क्या होगा, ये स्ट्रेट लाइन वाला होगा, सीधा जाए स्ट्रेट लाइन, पीछे राइट मूव करो स्ट्रेट लाइन, लेफ्ट मूव करो स्ट्रेट लाइन, अपवर्ड जाओ स्ट्रेट लाइन, सारा स्ट्रेट लाइन है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। तो हम पढ़ ही रहे हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन, है ना, क्लियर है। तो ये पॉइंट आई होप समझ में आया होगा। आगे चले, अभी देखेंगे आगे है पोजीशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो ये तीनों के बारे में देख लेते हैं, पोजीशन क्या है, डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है ना। तो देखते हैं, पोजीशन, पोजीशन किसे कहेंगे, अब ये तो सभी को मालूम है पोजीशन क्या होता है। मतलब मैं ये कहूँ कि आप कौन से पोजीशन पे हो, तो आप अगर आप किसी रो में खड़े हो तो आप अपने पोजीशन को बताओगे कि मैं 3rd नंबर के पोजीशन पे हूँ। मान के चलो कि आप किसी रो में खड़े हो, किसी रो में खड़े हो, इस रो में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो आप अगर मान के चलो यहाँ पे खड़े हो, तो मैं पूछूंगा आपके पीछे और बहुत सारे हैं, तो मैं ये कहूँगा कि आप कौन से पोजीशन पे हो, तो आप बोलोगे फ्रंट से 3rd नंबर पोजीशन पे। पोजीशन इन द सेंस कि एक्चुअल पॉइंट जहाँ पे वो ऑब्जेक्ट है, इट इज़ कॉल्ड पोजीशन। एक्चुअल स्टेज, है ना, एक्चुअल स्टेज जहाँ पे वो है, ठीक है, एक्यूरेट, तो इसको कहेंगे क्या, उसका पोजीशन। हम पढ़ते हैं अभी, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज डिफाइंड विथ रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट विच वी जनरली रेफर टू एज अ ओरिजिन। अभी देखो एक चीज़ बताओ मुझे,
इसमें कहा गया है कि पोजीशन जो है वो एक पोजीशन जो है किसी ऑब्जेक्ट का एक पोजीशन को बताने में हम मतलब डिफाइन करते हैं या बताते हैं, है ना। किसी भी पॉइंट के ऑब्जेक्ट को किसी भी पोजीशन में कोई अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसको कौन बताएगा, तो उसको कुछ रेफरेंसेस होंगे। रेफरेंसेस मीन्स कोई ना कोई तो रेफरेंस दिएगा कि हाँ वो मतलब अभी मैं ये कह दूँ आपको, है ना, अगर आप रेफरेंस नहीं हो समझ लो कि, क्योंकि आप अभी तो आप खुद ही बोल दोगे, मैं आपसे पूछूंगा कि आप अपने रो में कौन से पोजीशन पे हो तो थर्ड पोजीशन बोल दोगे, आप खुद बोल दिए। लेकिन सपोज करो कि अगर वो जो ऑब्जेक्ट है वो खुद से नहीं बोल पाता है, मीन्स वो क्या है, वो एक नॉन लिविंग थिंग है, तो आप कैसे बताओगे। तो वहाँ पे तो रेफरेंस की ज़रूरत होगी, क्योंकि वो खुद तो बोलेगा नहीं कि मैं ये वाले पोजीशन पे हूँ। तो रेफरेंस कौन देगा, तो रेफरेंस देगा वहाँ पे जो एग्जैक्ट वहाँ पे मौजूद है या जो ये चीज़ें जानता है। सपोज करो कि आपको कहा गया घर पे कि आपका बैग किसी अलमीरा में रखा हुआ है ना। तो आपने पूछा अब मतलब अपने घर पे कि मेरा बैग कहाँ रखा हुआ है। तो आपके आपके मदर ने आपसे कहा कि आपका बैग जो है अलमीरा के थर्ड नंबर वाले फ्लोर पे रखा हुआ है। तो आपकी मम्मी ने क्या कहा, आपके मदर ने क्या कहा कि अलमीरा के थर्ड नंबर वाले फ्लोर पे रखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, रेफरेंसेस कौन हुआ, रेफरेंसेस हो गई मम्मी, जिन्होंने रेफर किया है, जिन्होंने बताया है कि क्या बताया है, उस बैग यानी उस ऑब्जेक्ट के एक पोजीशन को बताया है कि थर्ड नंबर वाले फ्लोर पे रखा हुआ है। तो पोजीशन क्या हुआ, थर्ड नंबर वाला फ्लोर, किसके, अलमीरा के। पोजीशन क्या हुआ, थर्ड नंबर वाला फ्लोर अलमीरा के। और रेफरेंस कौन हुआ, रेफरेंस हुआ मदर, जिन्होंने ये बताया, रेफर किया हमें, है ना। और यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि वो बैग क्या है, वो बैग वही एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसकी पोजीशन हमको पता करनी थी। तो आई होप समझ में आया ही होगा, है ना। और इसका ओरिजिन कौन होगा, ओरिजिन मीन, अब देखो रेफरेंसेस होते हैं, तो देखो एक तो अगर मम्मी ने बताया एक रेफरेंस, है ना, अगर और किन्हीं को मालूम है और घर पे तो वो भी बताएंगे, तो उनके भी रेफरेंस आएंगे, तो रेफरेंस आएंगे सारे। तो रेफरेंस जो जेन्युइन रेफरेंस है, जिन्होंने रेफरेंसेस दिए हैं, उन्हीं को क्या कहेंगे, ओरिजिन, यानी वही तो बताए ना, जिन्होंने रेफरेंस दिया है वही ओरिजिन है, ठीक है। अभी आगे देखेंगे, ये हमारा पोजीशन का आई होप क्लियर हुआ होगा। इसके बाद है टू डिफाइन द चेंज इन पोजीशन वी हैव टू फिजिकल क्वांटिटी। अब देखो चेंज इन पोजीशन, अगर पोजीशन का चेंज करना है तो हमारे को दो फिजिकल क्वांटिटी चाहिए। अगर उसकी पोजीशन को चेंज करना है तो दो फिजिकल क्वांटिटी चाहिए ही होगी, है ना। फिजिकल क्वांटिटी दो चाहिए, समझ में आ रहा है फिजिकल क्वांटिटी किसे कहेंगे, ठीक है, करेक्ट, मतलब आपको समझ में आना चाहिए फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है। चलो आगे देखें, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या है, इट इज द एक्चुअल पाथ ट्रेवर्स्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मोशन। मतलब डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस मीन्स ये एक पॉइंट है ए, ये कोई पॉइंट है बी, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस, इसे ही कहेंगे डिस्टेंस। मतलब पॉइंट ए टू पॉइंट बी, इसमें जितना भी मतलब पाथ है, इसका ये पाथ है जिसमें क्या होगा, ट्रैवल करेंगे, ट्रैवल्स होगा, इस पाथ में क्या होगा, ट्रैवल्स होगा बाय द बॉडी, मतलब किसी बॉडी के थ्रू, कोई एक बॉडी होगा, बॉडी क्या है, बॉडी यहाँ पे है आपका वैन, आपका वैन ये है आपके बॉडी पे, बॉडी के रूप में। तो वैन क्या कर रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, इसका मतलब क्या है, जो बॉडी है वो आपका वैन है। तो वैन क्या कर रहा है, डिस्टेंस आपका ट्रेवल कर रहा है ना। और कोई एक डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है किसी एक एक्चुअल पाथ में। तो ये जो आपका पाथ है ए टू बी, ये एक्चुअल पाथ है, कोई भी सारा पाथ एक्चुअल पाथ होता है, ठीक है। तो एक्चुअल पाथ मतलब हमको ये पता होना चाहिए कि कहाँ से जाना है और कहाँ तक जाना है,
तो पॉइंट ए से जाना है पॉइंट बी तक जाना है, तो एक्चुअल पाथ है हमारा। और जो इसका डिस्टेंस होगा, मतलब जो इसका पाथ होगा जहाँ हम ट्रेवल करेंगे किसी बॉडी के थ्रू, फिजिकल बॉडी के थ्रू, तो इसे कहेंगे डिस्टेंस। ठीक है, जैसे ये 2 किलोमीटर, तो इसका डिस्टेंस क्या हो गया 2 किलोमीटर, है ना। पॉइंट ए टू बी इज 2 किलोमीटर, करेक्ट। अब इसका ऐसा यूनिट क्या होता है देखेंगे, ऐसा यूनिट मीटर। अभी देखो मैंने बोला ए टू बी जा रहे हैं, ए टू बी, इसमें मैंने बोला 2 किलोमीटर, तो किलोमीटर जो है वो क्या है, वो बड़ा यूनिट है ना। और इससे छोटा अगर देखेंगे तो मीटर। तो ऐसा यूनिट जो होगा, स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो मीटर है। ठीक है, डिस्टेंस का भी मीटर है और डिस्प्लेसमेंट का भी ऐसा यूनिट मीटर ही होता है। ठीक है, अब इसका जो डायमेंशन है वो क्या है, एम एल टी। एम एल टी मीन्स मीटर, लेंथ एंड टाइम। ठीक है, तो मास, लेंथ एंड टाइम। ठीक है, तो मास, लेंथ एंड टाइम है। तो आपको यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे ये तो ज़ीरो दिखेगा, टाइम भी ज़ीरो दिखेगा, और लेंथ क्या दिखेगा, लेंथ आपका कितना है, लेंथ आपका 1 है मीटर। लेंथ को मेज़र करना है ना। किसको किसको मेज़र करना है यहाँ पे, तो मास को मेज़र नहीं करना है, टाइम को भी मेज़र नहीं करना है, तो किसको मेज़र करना है, तो लेंथ को। लेंथ यानी कि मीटर, तो लेंथ को मेज़र करना है, इसीलिए लेंथ क्या है, ऑन है, 1 है। ठीक है, आगे देखेंगे। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट किसे कहेंगे, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मोशन। अभी देखो कोई अगर मोशन में है, कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है, तो ये ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है ए टू बी, तो ये जो पाथ है, ये जो पाथ है, तो ये इसका इनिशियल पाथ है, ये इसका इनिशियल पाथ है, और ये इसका क्या है, फाइनल पाथ है ना। इनिशियल है और फाइनल स्टेज, एक है इनिशियल स्टेज और एक है फाइनल स्टेज। तो कहने का मतलब इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक का जो भी डिस्टेंस होगा वही कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट, वही कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो अभी आपको क्या कन्फ्यूज़न हो गया होगा, अभी ये कन्फ्यूज़न हो गया था कि सर ने अभी तो डिस्टेंस का भी सेम एग्जांपल दिया, सेम चीज़ें बताया, और डिस्प्लेसमेंट में भी सेम बताया। तो बिल्कुल भी नहीं, इसका एक और एग्जांपल देखिए, आपको क्लियर करता हूँ। देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, अगर ए से हम बी पे गए और बी से फिर ए पे आ गए, मतलब हम कैसे ट्रेवल कर रहे हैं, ए टू बी एंड बी टू सी एंड सी टू ए, ये हमारा ट्रेवल है। तो हम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, तो अभी ध्यान से देखना क्या क्या चीज़ें हो रही है। तो ये है 5 किलोमीटर, ये है 2 किलोमीटर, और ये है 3, ये है 3 किलोमीटर। तो अभी आप देखोगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का मैं डिस्टेंस निकाल के दे रहा हूँ और दोनों का डिस्प्लेसमेंट निकाल के दे रहा हूँ, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान से देखना क्या हो रहा है। देखो डिस्टेंस का मतलब होता है कि वो कितना पाथ पे वो ट्रैवल हो रहा है ना। तो डिस्टेंस मतलब उसका पाथ ए टू बी गया, बी टू सी गया, देन सी टू ए गया, तो उसका पाथ क्या क्या हुआ, मतलब मैं क्या निकाल रहा हूँ अभी, डिस्टेंस, मैं अभी निकाल रहा हूँ डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या क्या होगा, ए टू बी गया तो 5 किलोमीटर उसने ट्रैवल किया, बी टू सी गया तो 2 किलोमीटर उसने ट्रैवल किया, सी टू ए गया तो 3 किलोमीटर उसने ट्रैवल किया। तो कुल मिला के उसने 10 किलोमीटर उसने ट्रैवल किया। तो 10 किलोमीटर क्या होगा आपका डिस्टेंस, डिस्टेंस आपका क्या होगा 10 किलोमीटर। क्लियर हो रहा है, डिस्टेंस कितना हुआ 10 किलोमीटर। ठीक है, अब वहीं पे एक छोटी सी चीज़ मैं आपको और बताना चाह रहा हूँ कि अब हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट अभी मैं इस बॉक्स में देख लेते हैं।
डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट। तो इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट उसका डिफरेंस। तो इनिशियल स्टेट इसका क्या था, इनिशियल स्टेट था ए, और फाइनल स्टेट क्या था, तो फाइनल स्टेट भी था ए। तो ए से ही शुरू हुआ और ए पे ही ख़त्म हुआ, तो इनिशियल स्टेट ज़ीरो और फाइनल स्टेट भी लास्ट में कहाँ आ गया, वो ज़ीरो में। तो टोटल आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, तो टोटल आपका डिस्प्लेसमेंट यहाँ हो गया ज़ीरो, क्योंकि उसने ए से ही शुरू किया और लास्ट में ए पे ही ख़त्म किया। मतलब ये इनिशियल स्टेट भी यही है, इनिशियल स्टेट भी यही है और फाइनल स्टेट भी यही है। तो इनिशियल मतलब इसका फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो दोनों सेम है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्प्लेसमेंट जो है वो ज़ीरो हो गया। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, ज़ीरो, और डिस्टेंस कितना हो गया 10। समझ में आया, चेंजेस समझ में आया। डिस्प्लेसमेंट को बिल्कुल भी नहीं मालूम कि आपको कहाँ कहाँ घूमना है, कहाँ कहाँ जाना है, उसको कोई मतलब नहीं। उसको सिर्फ ये मतलब है कि कहाँ से तुम निकल रहे हो और कहाँ तुम आखिरी पहुँच रहे हो, है ना। मतलब कहाँ से तुमने ये जर्नी स्टार्ट किया है जर्नी, और कहाँ पे आपका मेन जहाँ पे आप पहुँच रहे हो, जो आपका मेन एम है जहाँ तक पहुँचने का, कहाँ पे आप पहुँच रहे हो, बस वो दो पॉइंट को ही मेज़र करता है। बीच में आपने कहाँ रुके, क्या किए, आपने कहाँ नाश्ता किया, कौन से दोस्त के यहाँ गए, मैटर नहीं करता। आप अगर घर से निकल रहे हो तो स्कूल, घर से स्कूल तक का जो मतलब इनिशियल स्टेट आपका घर और फाइनल स्टेट आपका स्कूल, तो स्कूल से घर का जो डिस्टेंस है बस उसी से मतलब है उसको, ये कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर डिस्टेंस की बात करूं तो आप घर से निकले हो, अपने किसी फ्रेंड के घर गए हो, उसको साथ लिए हो, फिर किसी दूसरे फ्रेंड के घर गए हो, उसको साथ लिए हो, देन आप स्कूल गए हो, तो आपका जो पाथ है वो बहुत लंबा हो गया है। तो ये मैटर नहीं करता है डिस्प्लेसमेंट को, डिस्प्लेसमेंट को मैटर करता है इनिशियल एंड फाइनल। लेकिन डिस्टेंस को सारा मैटर करेगा, वो आपसे आपके दोस्त के घर की दूरी को भी ऐड करेगा, फिर वहाँ से दूसरे दोस्त की दूरी घर की उसको भी ऐड करेगा, देन वहाँ से आपके स्कूल की दूरी उसको भी ऐड करेगा। मतलब ये सारा कुछ ऐड करेगा कौन, डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं करेगा, वो देखता है कि घर से निकले ना, अब स्कूल का सीधा घर से स्कूल का जो भी डिस्टेंस है वही, और बाकी उसको, बाकी से उसको मतलब नहीं। समझ में आ गया डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो इसका भी ऐसा यूनिट जो है वो मीटर है, और इसका भी डायमेंशन एकदम सेम है। आगे देखते हैं अब। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट मैंने बता दिया है, तो ये डिफरेंस बिटवीन है, तो इसको आप देख लोगे, बहुत ही ईजिली है, बहुत इजी है। अब स्केलर और वेक्टर के बारे में बात कर लेता हूँ मैं थोड़ा सा, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो डिस्टेंस जो आपका है, जो आपका डिस्टेंस है वो आपका स्केलर है, और जो डिस्प्लेसमेंट है, जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर है। कैसे, देखो स्केलर एंड वेक्टर, पहले ये समझ लो कि स्केलर किसे कहेंगे। स्केलर का मतलब है कि यहाँ पे मैग्नीट्यूड, स्केलर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड एंड, मैग्नीट्यूड एंड क्या, डायरेक्शन, ये दोनों चीज़ें होती है मोशन में, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, है ना। तो ये दोनों चीज़ होती है। तो स्केलर में, स्केलर जो है वो क्या बताता है, वो सिर्फ आपको बताएगा कि इसका मैग्नीट्यूड, ओनली क्या बताएगा, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं बताए। डायरेक्शन नहीं भी रहेगा, तो डायरेक्शन अगर नहीं है किसी भी ऑब्जेक्ट में, सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, तो आप समझ जाना वो कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। लेकिन अगर, लेकिन अगर वहीं पे आपको अगर उसने ये दे दिया कि आपने, उसने दे दिया मैग्नीट्यूड प्लस अब डायरेक्शन भी दे दिया है कि किस डायरेक्शन में ए टू बी जा रहा है, बी टू सी जा रहा है, जो भी, अगर उसने डायरेक्शन भी दे दिया है, तो वो किस में जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी में। वो कहाँ जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी में,
ठीक है, मतलब मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होगा तो वेक्टर क्वांटिटी, और मैग्नीट्यूड के साथ अगर कुछ भी नहीं दिया है तो स्केलर क्वांटिटी। तो जो हमारा डिस्टेंस है वो स्केलर क्वांटिटी है। अभी कैसे? डिस्टेंस का मतलब क्या था? डिस्टेंस मतलब आप यहाँ से अपने होम से निकले हो, अपने फ्रेंड के घर गए हो, फिर अपने दूसरे फ्रेंड के घर गए हो, फिर अपने दूसरे फ्रेंड के घर गए हो, फिर उसके बाद अपने ये केक आप इसके बाद चले गए रेस्टोरेंट चले गए, उसके बाद फिर आप स्कूल गए, है ना? तो आपका डिस्टेंस क्या होगा? ये सारा आपका डिस्टेंस होगा। तो डिस्टेंस जो है वो क्या है? स्केलर है, स्केलर है। तो उसको सिर्फ किससे किससे फ़र्क पड़ेगा? सिर्फ मैग्नीट्यूड से। वो डायरेक्शन देखेगा क्या कि आप किस डायरेक्शन, ए टू बी गए, बी टू सी गए, सी टू डी गए, डी टू ए गए, उससे कोई मतलब नहीं। उसको कहीं भी जाओ वो सबको ऐड कर देगा, कहीं भी जाओगे सभी को वो ऐड कर देगा। उसको कोई मतलब नहीं कि आप कौन से डायरेक्शन में जा रहे हो। तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या देखता है? मैग्नीट्यूड, डिस्टेंस। लेकिन वही बात करूं डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या करता है? वो आपका देखेगा, आप अगर यहाँ घर से निकले हो, किसी एक फ्रेंड के घर गए हो, किसी दूसरे फ्रेंड के घर गए हो, फिर कहीं रेस्टोरेंट में रुके हो, फिर आप कहाँ इस सॉरी, आप यहाँ से घर से निकले हो, किसी एक फ्रेंड के घर गए हो, किसी दूसरे फ्रेंड के घर गए हो, किसी रेस्टोरेंट में रुके हो, और देन आप स्कूल गए हो। ये आपका स्कूल है, ये आपका होम है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या करेगा? डिस्प्लेसमेंट करेगा यहाँ पे ये कि ये रहेगा इनिशियल और ये होगा फाइनल, है ना? ये फाइनल। तो यहाँ से यहाँ तक का डायरेक्शन, जितना भी यहाँ से यहाँ तक का जितना भी क्या है डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का जो भी डिस्टेंस है उसको वो मेज़र करेगा और इसको लिख देगा कि ये 2 किलोमीटर है, ये 3 किलोमीटर है, जो भी। आप यहाँ कितना 10 किलोमीटर घूम के आए हो, चारों जगह चारों नगर घूम के आए हो, उसको कोई मतलब नहीं, वो ये शॉर्टकट में निपटा देगा। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब उसका अपना एक क्या बोलते हैं डायरेक्शन तो होता है ना, कि इनिशियल टू फाइनल, फाइनल टू इनिशियल, बस ख़त्म, दुनियादारी से मतलब नहीं, चारों नगर घूम लो कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो ये इसीलिए है ये वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, करेक्ट है, यहाँ तक समझ में आ गया है। आगे देखेंगे। इसके बाद है स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड किसे कहेंगे एंड वेलोसिटी किसे कहेंगे? तो स्पीड तो सभी को मालूम है, स्पीड मालूम ही होगा, क्योंकि हम कोई भी अगर हम चलाते हैं क्या, बाइक या कोई भी स्कूटी, तो उस स्पीडोमीटर होता है, एक्सेलरेटर होता है, जिससे हम एक्सेलरेट करते हैं, स्पीड अपना मेज़र करते हैं, तो सभी को मालूम है। अब वेलोसिटी क्या है? ये थोड़ा सा नया चीज़ दिख रहा है, चलो देखें, पढ़ते हैं क्या है। तो स्पीड इट इज़ डिफाइंड एज द टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल्स डिवाइड बाय द टोटल टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विद द मोशन हैज़ टेकन प्लेस। स्पीड मतलब क्या होता है? देखो, स्पीड कम ज़्यादा होता है क्या? ये तो बहुत बेसिक का क्वेश्चन है। स्पीड जो है वो कम ज़्यादा तो होता ही है। कैसे? ये रहा, हम यहाँ से निकले बाइक से 30 की स्पीड में, 30 किलोमीटर की स्पीड में। अब थोड़ी दूर गए, ब्रेकर आ गया, ये लो ब्रेकर आ गया। अब ब्रेकर आया तो यहाँ पे स्लो कर दिए गाड़ी। अब जो ब्रेकर में धीरे 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 ऊपर चढ़ रहे हैं, तो अभी हमारा गाड़ी कितना स्पीड हो गया? 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर स्पीड क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। ये 30 था, ये 10 हो गया, स्पीड चेंज हुआ। तो स्पीड का जो एक टाइम इंटरवल में जो स्पीड जो है वो जैसे चेंज होता है ना, स्पीड जैसे ही चेंज होता है ना, तो ये जो अपने पाथ लेंथ पे जो भी किसी टाइम इंटरवल में अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना स्पीड टाइम इंटरवल में उसका अगर पाथ में क्या होगा, लेंथ, पाथ लेंथ में अगर कोई ट्रैवल कर रहा है, और अगर हम उसको देखें कि हम वो ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक 30 किलोमीटर पर आवर चल रहा है, लेकिन बी से लेकर सी तक जाने में वो 10 किलोमीटर पर आवर जा रहा है, तो मीन्स क्या हुआ? इसका स्पीड कम हो रहा है। तो यही कहलाता है स्पीड।
यही कहलाता है स्पीड, जहाँ एक टाइम इंटरवल तक हम उसको मेज़र करते हैं, एक टाइम इंटरवल तक, कि यहाँ से यहाँ तक का टाइम इंटरवल ऐसा है और यहाँ से यहाँ तक का उसका स्पीड ऐसा है, तो ये कहलाता है स्पीड, है ना। अभी देखेंगे इसको, इसका पढ़ते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज अ टोटल पाथ लेंथ, ये डिफाइन करता है टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम इंटरवल, मतलब जितने टाइम इंटरवल में वो जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ड्यूरिंग विच द मोशन हैज़ टेकन प्लेस, जितना वो प्लेस को टेक इन करता है टाइम इंटरवल में। सपोज करो यहाँ से लेकर यहाँ तक बी तक के पॉइंट में उसने कुछ टाइम, अब देखो कुछ कुछ किलोमीटर वो चल रहा है तो कुछ तो टाइम यहाँ पे लेगा ना, और उसके बाद ये जो 10 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है तो यहाँ पे भी कुछ टाइम लेगा, तो कुछ टाइम इंटरवल तो है, अलग अलग टाइम है, तो उस टाइम इंटरवल में इसका जो है स्पीड जो है ये मेज़र किया जाता है। ठीक है, आगे देखें। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, अब बिल्कुल ये भी स्केलर है, इसको कोई मतलब है क्या कि कौन से डायरेक्शन में जाना है, कहाँ जाना है, नहीं जाना है, कोई मतलब नहीं, इसको सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है। क्या मैग्नीट्यूड है, बस खत्म। वही वेलोसिटी, अब वेलोसिटी के बारे में देखेंगे तो इट इज़ द डिफाइंड एज द चेंज इन पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल इन विच डिस्प्लेसमेंट अकर ऑफ। क्या बोल रहा है कि ये जो डिफाइंड एज द चेंज इन पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल, वेलोसिटी ये कहता है कि कोई भी अगर हमारा व्हीकल है वो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रहा है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रहा है ना, तो क्या बोल रहा है, डिफाइन एज द चेंज इन द पोजीशन, क्या डिफाइन कर रहा है कि उसका पोजीशन पहले ए पे था, पोजीशन किस पे आ गया, बी पे आ गया, पोजीशन और इसके बीच ये पोजीशन चेंज हुआ मतलब डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ मतलब ये हो गया फाइनल स्टेज, ये हो गया इनिशियल स्टेज, तो आखिर डिस्प्लेसमेंट आ गया ना। तो क्या बोल रहा है, पोजीशन चेंज हो रहा है या फिर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल, जिसमें छोटे छोटे टाइम इंटरवल ले लो थोड़े थोड़े, है ना, जैसे 10 सेकंड में इतने दूर आया, 20 सेकंड में इतने दूर आया, 30 सेकंड में इतने दूर आया, तो ये छोटे छोटे टाइम इंटरवल है ना, बाय द टाइम इंटरवल इन विच डिस्प्लेसमेंट अकर, जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट धीरे धीरे बढ़ा है, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, ऑकर हुआ, यहाँ पे फिर डिस्प्लेसमेंट हुआ, इनिशियल फाइनल, फिर इनिशियल फाइनल, फिर इनिशियल फाइनल, मतलब जहाँ जहाँ डिस्प्लेसमेंट होता जा रहा होता जा रहा होता जा रहा होता जा रहा बार बार, तो समझ जाओ कि वो क्या है, वेलोसिटी, वो क्या है, वेलोसिटी। अब ज़रूरी है क्या कि डिस्प्लेसमेंट हर जगह इक्वल हो, ज़रूरी है क्या कि अगर कोई ए टू बी जा रहा है तो यहाँ से यहाँ तक का मान लो 10 सेकेंड में यहाँ से यहाँ तक गया, 20 सेकेंड में थोड़ा कम ही चला गया, 30 सेकेंड में थोड़ा ज़्यादा चला गया, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है ना, ये बिल्कुल ही पॉसिबल है, तो इसीलिए इसको क्या कहा गया, वेलोसिटी, इसे कहा गया वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या करता है कि एक टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट को क्या करता है, मेज़र करता है, ये इसको डिस्टेंस से मतलब नहीं है ना, ये डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं, ये डिस्प्लेसमेंट से मैटर करता है इसमें, है ना। स्पीड क्या करता था, जो डिस्टेंस था उस पर मैटर करता था, बट ये क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट पे मैटर करता है, मतलब ये क्या होगा, ये वेक्टर क्वांटिटी होगा, डिस्प्लेसमेंट में मैटर कर रहा है तो। ठीक है, आगे चले। इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मोशन, अभी देखो ये हमेशा पॉजिटिव रहता है, स्पीड हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा ना। देखो अगर आप यहाँ से बाइक स्टार्ट कर रहे हो, आप इधर जाओ, अपवर्ड जाओ, डाउनवर्ड जाओ, बैकवर्ड जाओ, कहीं भी जाओ, आखिर उसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो ट्रैवल किया, मतलब पॉजिटिव ही होगा, कहीं भी चले जाओगे पॉजिटिव ही होगा, कहीं नेगेटिव होगा क्या, नहीं, कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस ट्रैवल करोगे ना, सारा तो पॉजिटिव ही है, तो ये हो गया हमारा स्पीड का। अब वहीं बात करें वेलोसिटी का, तो इट में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है। कैसे, हमने यहाँ से बाइक स्टार्ट किया ए पॉइंट से, गए बी पॉइंट पे, ठीक है, फिर क्या किया हमने, फिर वापस से आ गए ए पॉइंट पे, वापस से घूम के आ गए ए पॉइंट पे। अभी बताओ, ए से बी क्या हुआ, ए से हम गए बी और बी से वापस आ गए ए पे,
तो अभी मुझे बताओ कि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट हुआ ए से बी तक का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो मैटर करेगा क्या? नहीं मैटर करेगा। मैटर क्या करेगा कि डिस्प्लेसमेंट किसको मैटर करता है? इनिशियल स्टेज, इनिशियल स्टेज एंड फाइनल स्टेज, फाइनल स्टेज। तो इनिशियल भी ए था और फाइनल भी ए था, मीन्स इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? ज़ीरो, बड़ा सा ज़ीरो हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो मतलब वेलोसिटी भी ज़ीरो, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो मीन्स वेलोसिटी भी ज़ीरो। ठीक है, वेलोसिटी नेगेटिव भी हो जाती है, वेलोसिटी पॉजिटिव भी होती है। तो ये वही है, मतलब नेगेटिव भी हो जाती है वेलोसिटी, पॉजिटिव भी हो जाती है और ज़ीरो भी हो जाती है। ये तीनों पॉसिबल है क्योंकि ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ें समझ में आई होगी आई थिंक। आगे देखेंगे, इट इज़ लेस देन और इक्वल टू द स्पीड। ये क्या है? स्पीड के कम हो सकता है या स्पीड के बराबर हो सकता है। अब एक चीज़ बताओ, वेलोसिटी जो है अगर मैं कहूँ तो वेलोसिटी जो है ये नेगेटिव कब होगा? ये कम कब होगा स्पीड के? स्पीड के कम कब होगा? अरे भाई साहब देखो, अगर ए बी एंड सी है ना, ए बी एंड सी, तो अगर मैं बोलूँ ए से बी तक जाने में उसको 10 मिनट लगे, बी से सी तक जाने में उसको 3 मिनट लगे, है ना, इसका डिस्प्लेसमेंट है 10 किलोमीटर, इसका डिस्प्लेसमेंट है कितना? 10 किलोमीटर। दोनों का डिस्प्लेसमेंट 10-10 किलोमीटर है, लेकिन एक में उसने 10 मिनट का टाइम लगा, एक में उसने 3 मिनट का टाइम लगाया। मतलब इसका मतलब है कि शुरू में वो स्लो चला, लास्ट में वो बढ़ा दिया अपना स्पीड। तो स्पीड तो बढ़ गया बहुत स्पीड से। स्पीड तो हमेशा पॉजिटिव, स्पीड तो हमेशा पॉजिटिव। कैसे स्पीड हमेशा कैसे पॉजिटिव? यहाँ से जब बंदा निकला, ध्यान से देखना, यहाँ से जब निकला कुछ ना कुछ स्पीड तो होगा, तो पॉजिटिव, फिर आगे गया पॉजिटिव, फिर आगे जा रहा है और स्पीड हो गया पॉजिटिव, और स्पीड हो गया पॉजिटिव। स्पीड हमेशा ही पॉजिटिव। ठीक है, वेलोसिटी की बात करते हैं। वेलोसिटी मीन्स क्या? मतलब वो मोमेंटम क्रिएट करता है। जैसे अब क्या है देखो, ए से जब उसने बी तक निकला तो उसकी वेलोसिटी क्या हो गई? वेलोसिटी उसकी 10 किलोमीटर पर आवर वाला वेलोसिटी आ गया इसका, है ना। मतलब इस अब क्या हो गया, ये वेलोसिटी इसकी अभी स्लो वेलोसिटी है, कम वेलोसिटी है। लेकिन जब वो बी से सी तक जाएगा तो उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। तो अब ये वेलोसिटी इसकी बढ़ी और यहाँ वेलोसिटी कम हो रही है। इसके अकॉर्डिंग वेलोसिटी क्या हो रही है? कम हो रही है। तो वेलोसिटी ये माइनस है, ये कम हुई मतलब माइनस। अगर मैं कंपेयर करूँ तो वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, इसकी वेलोसिटी कम होगी। तो वेलोसिटी इसकी कम होगी मतलब ये आपका नेगेटिव हो जाएगा, है ना। क्लियर है? तो यही चीज़ है। लास्ट पॉइंट क्या है? तो लास्ट पॉइंट है, इट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ये जो है आपका स्पीड जो ग्रेटर देन होगा या इक्वल होगा किसके? मैग्नीट्यूड के, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी के, है ना। ये इक्वल होगा या ग्रेटर देन होगा, यानी कि स्पीड क्या होगा? बढ़ सकता है। मैंने बताया था कि स्पीड क्या होगा कि ये बढ़ सकता है, हमेशा बढ़ता रहेगा, स्पीड कभी कमी नहीं होगा। स्पीड मतलब थोड़ा बढ़ा फिर थोड़ा कम हो रहा है, तो कम हो रहा है तो आखिर वो तो प्लस तो हो रहा है ना, सारा कुछ प्लस ही होगा, आगे तो जा ही रहा है ना। वेलोसिटी का इट इज लेस देन और इक्वल टू द स्पीड, ये स्पीड के बराबर भी होता है, स्पीड के कम भी होता है। मोमेंटम को जनरली ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आगे देखेंगे। तो इसके बाद आएगा इसका नोट है कुछ। तो नोट के बाद फिर से स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी के बारे में बात है। तो नोट में देखेंगे, if the motion of an object is along a straight line and in the same direction, the magnitude of displacement is equal to the total path length। मीन्स क्या बोला है? इसने बोला है कि द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब किसी ऑब्जेक्ट का मोशन इज अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, अगर वो एक स्ट्रेट लाइन में है, एंड इन द सेम डायरेक्शन, अगर वो सेम डायरेक्शन में है, तो द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल। मतलब इसमें क्या होगा? मैग्नीट्यूड क्या, किसका? डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है ना, वो इक्वल होगा टू द टोटल पाथ लेंथ। मतलब जितना पाथ लेंथ होगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट होगा।
मतलब मैंने तो बताया ही था, ये तो ए और बी वाला है, ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट। तो इसका मैग्नीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल था शुरू में, जो पहला एग्जांपल दिया मैंने। इसमें डिस्टेंस भी इक्वल है और डिस्प्लेसमेंट भी इक्वल है ना। तो मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी दोनों इक्वल है। ठीक है, आगे देखेंगे। डिस्प्लेसमेंट और मैग्नीट्यूड, सॉरी, है ना। तो देखेंगे, इन द दैट केस द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू द एवरेज स्पीड। तो इसमें जो एवरेज वेलोसिटी जितनी होगी, इसमें जो जितनी एवरेज वेलोसिटी होगी उतने ही एवरेज स्पीड भी होगी, सेम सेम, दोनों सेम होगी। This is not always the case. The average velocity tells us how fast an object has been moving over a given interval, but does not tell us how fast it moved at different instant of time during that interval। मतलब क्या बोला, मतलब आपको बोल रहा है यहाँ पे, अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या बोलेगा, आपको बोल रहा है कि दिस इज नॉट ऑलवेज द केस, मतलब ये हमेशा नहीं हो सकता, हमेशा ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये तो अगर मैंने एक सेम अगर ए टू बी वाला केस बताया तब वो सेम होगा, लेकिन और अगर दूसरे केस में देखें तो वो डिफरेंट होगा। कैसे, द एवरेज वेलोसिटी टेल अस, जो एवरेज वेलोसिटी वो हमें क्या कहता है, वो कहता है हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट हैज़ बीन मूविंग, मतलब ऑब्जेक्ट कितने फास्ट से मूव कर रहा है, इसी को कहेंगे, इसी को हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी ओवर अ गिवन इंटरवल टाइम। मतलब जितना भी इंटरवल टाइम में, जितने भी टाइम में, जितने भी टाइम में कोई ऑब्जेक्ट जो है मूव कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट जो है मूव कर रहा है ना, यही क्या कहला रहा है, यही एवरेज वेलोसिटी कहला रहा है ना। एक गिवन इंटरवल टाइम है, मतलब एक टाइम है ना, बट डज नॉट टेल अस हाउ फास्ट इट मूव, बट लेकिन यहाँ पे ये तो नहीं बताया गया ना कि वो मतलब कितने स्पीड से जा रहा है, कितने स्पीड से जा रहा है, ये तो नहीं बताया गया। सिर्फ बताया कि एक टाइम इंटरवल में उसका स्पीड वो जो है, एक टाइम इंटरवल में ये क्या इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, यही बताया है। एक टाइम इंटरवल में उसने क्या किया, अपना डिस्टेंस ट्रेवल किया, लेकिन उसने ये तो नहीं बताया है कि वो कितने स्पीड से जा रहा है ना। तो लिखा है फास्ट इट मूव एट डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग दैट इंटरवल। मतलब इसमें ये बोल रहा गया है कि अलग अलग टाइम इंटरवल में वो अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है, तो वहाँ पे उसकी वेलोसिटी चेंज हो सकती है। सीधा सीधा कहने का मतलब है, सीधा सीधा एक ही लाइन में बताऊं मैं आपको, कि वेलोसिटी डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंटरवल में चेंज हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि जो टाइम इंटरवल में जितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया था उतना ही हमेशा करेगा, या फिर सब जगह एज इट इज़ सेम नहीं रहेगा, है ना। तो जो उसका जो डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंटरवल में उसका जो वेलोसिटी है वो डेफिनेटली चेंज हो सकती है। तो ये हमारा ये वीडियो बहुत बड़ा हो गया है। इसके आगे का जो हम पार्ट 2 बनाएंगे वो उस पर अब हम इसके आगे का पढ़ाई करेंगे, जो कि स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, ये सारा कुछ। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कोई भी डाउट हो तो कमेंट करना एंड लाइक कर देना। थैंक यू ऑल, बाय बाय।